देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरे इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे बार बार में एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र आएगा। तो एक बार के लिए 5 मिनट के लिए अपन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो ध्यान होगा आपको कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस है हमारे पास, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि पटना से जयपुर जाना है मेरे को, तो पटना से जयपुर जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, अब उन रास्तों में सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट कौन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। कितना वक्त लग रहा है, फेयर कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें मेजर करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि पटना से जयपुर जाने के लिए सबसे बेस्ट वाला रूट कौन सा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एल्गोरिथम को एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। जब भी हम किसी एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करते टाइम पे अपन दो फैक्टर को कंसिडर करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो टाइम होता है, और दूसरा जो फैक्टर होता है वो स्पेस होता है। क्या मतलब हुआ इनसे, कि कोई भी एल्गोरिथम उस काम को पूरा करने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और उस काम को कंप्लीट करने में टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो रही है। तो या तो अपन टाइम पैरामीटर को कंसिडर करेंगे या फिर अपन स्पेस पैरामीटर को कंसिडर करेंगे। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो स्पेस का इतना बड़ा रोल नहीं होता, हमारे पास बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो फोकस किस पे होता है, सिर्फ टाइम पे। जो एल्गोरिथम सबसे कम टाइम में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करके दे देगा वही हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उस टाइम पे अपने को कुछ नोटेशन के बारे में देखना होता है। ठीक है, और उन नोटेशन को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, ध्यान रखना, एसिम्प्टोटिक नोटेशन को अप्रोक्सीमेशन नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्यों, क्योंकि आप कभी भी किसी भी गिवन एल्गोरिथम की जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो आप एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते। अरे कैसे बताओगे, मशीन टू मशीन भी तो किसी प्रॉब्लम को जब सोल्व करेंगे तो वो भी तो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसलिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, जिनको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। और ये अप्रोक्सीमेशन मेथड तीन होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास बिगो नोटेशन, दूसरा होता है हमारे पास थीटा नोटेशन, और तीसरा होता है हमारे पास में ओमेगा नोटेशन। ठीक है, बिगो नोटेशन जो होता है वो अपर बाउंड के लिए होता है, जो आपका ओमेगा नोटेशन होता है वो लोअर बाउंड के लिए होता है, और जो आपका थीटा नोटेशन होता है वो एवरेज बाउंड के लिए होता है। ठीक है, देखो आगे चल के अपन इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जितना एरे के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, उतना ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम अप्रोक्सीमेशन मेथड की बात करते हैं तो तीन नोटेशन अपने को देखने को मिलते हैं, बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। बिगो नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर बाउंड को। इससे मतलब होगा कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जो वक्त लग सकता है, ठीक है, वो कौन सा, बिगो नोटेशन, अपर बाउंड, और इसी को हम बोलते हैं वर्स्ट केस। ये कौन सा केस है, वर्स्ट केस, कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। आप यूं समझिए कि आप डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढ रहे थे या आपको किसी वर्ड को ढूंढना है। अब आपको जो वर्ड मिला वो सबसे आखिरी वाले पेज पे मिला, उससे ज्यादा गलत थोड़ी हो सकता है कोई, नहीं, उससे ज्यादा गलत नहीं हो सकता कि जिसको आप ढूंढने वाले थे वो कहां मिला, सबसे आखिरी में मिला।
तो वो कौन सा केस है आपका, वर्स्ट केस है। और वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बिगो नोटेशन का हम यूज करते हैं। अगर थीटा नोटेशन की बात करें तो ये एवरेज बाउंड है, इसलिए कौन सा केस हो जाएगा, एवरेज केस। मान लो आप उसी डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढ रहे थे और वो इन बिटवीन कहीं मिला, ठीक है, तो वो एवरेज केस हो जाएगा। और जिस वर्ड को आप ढूंढने वाले थे वो वर्ड आपको पहले ही पेज में मिल गया, ठीक है, ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन आपको पहले ही पेज में मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा नोटेशन, जो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं बेस्ट केस, ठीक है। लेकिन जब भी हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं तो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं, ठीक है, और वहां पर केवल और केवल किसके बारे में पूछा जाता है, बिगो नोटेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब बिगो नोटेशन के बारे में आपके पास कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है सारी की सारी, ठीक है, उन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की स्टैंडर्ड क्या होती है, बिगो नोटेशन होता है। और जब आप पढ़ते जाओगे ना, ठीक है, तो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है। मुश्किल से 20 एल्गोरिथम ऐसी है जिनकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखनी है, ठीक है, और वो जब पढ़ते जाएंगे उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी चीजें याद होती जाएगी आपको। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है और सबसे वर्स्ट खराब सिचुएशन कौन सी होती है बिगो नोटेशन में। तो देखो ये आपका बिगो नोटेशन है, ठीक है। बिगो नोटेशन में कुछ स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ जो भी आपके पास में नंबर है, ठीक है, वो आपको गिवन है, और आपसे उनमें से ये पूछा जाए कि बताओ इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो, या फिर आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या आपसे ये पूछ ले कि ये कुछ आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो दे रखे हैं, उनमें से सबसे अच्छा कौन है या सबसे बुरा कौन है, सबसे कम टाइम किस में लगने वाला है, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगने वाला है, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसा गिवन हो कि ऑर्डर ऑफ 1 आपको गिवन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 के बाद में आपको ऑर्डर ऑफ log n आपको गिवन है, उसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ n गिवन है, ऑर्डर ऑफ n के बाद में ऑर्डर ऑफ n log n गिवन है, उसके बाद में आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, देन आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, और आखिरी में आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ n की पावर। और इनमें से आपसे ये पूछे कि ये सारे के सारे कैसे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से सबसे कम वक्त किस में लगेगा और सबसे ज्यादा वक्त किस में लगेगा। तो जो हमने यहाँ अरेंज किए हैं ना, ठीक है, वो अरेंज इसी तरीके से किए हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 में जो वक्त लगेगा वो सबसे कम वक्त लगेगा, ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट टाइम। क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉन्स्टेंट टाइम। कि इस टाइप का जो नोटेशन होता है या इस टाइप की जिसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिस भी एल्गोरिथम की, उसमें जो वक्त लगता है वो वक्त कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। चाहे आपका इनपुट कितना भी हो, जो वक्त लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। और ये वाला जो है, ठीक है, इसमें जो वक्त लगेगा वो सबसे क्या लगेगा, टिपिकल लगेगा, या मैं यूं कहूं कि कंप्यूटर साइंस में अब तक इसे सोल्व ही नहीं किया जा सका है। ऐसा किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सवाल आ सकता है, अरे इनमें से देख के 4 ऑप्शन में से देख लेगा कि या तो अरेंज करो या इनमें से कौन है। अब हो सकता है कि इन दोनों को हटा दे, बीच में से कोई दे दे और ऐसा पूछ ले। अब ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब आप यूं समझिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहाँ रहते हो, और आपने बोला भारत की संसद में, तो इसके आगे तो सारे सवाल ही खत्म हो गए ना, ठीक है, कि आपका जो एड्रेस है वो तो फिक्स हो गया कि कहाँ हो आप, भारत की संसद में हो, ठीक है, और कहीं ढूंढने की जरूरत थोड़ी है आपको, और किसी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भारत की संसद तो एक ही है। अब आपसे मैं फिर से सवाल करता हूं कि बताओ आप कहाँ रहते हो, और आपका जवाब आया कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा सिनेरियो है, अरे सारे लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो आपको ढूंढ कैसे पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n की पावर जो n है वो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है जिसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। और ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ये होता है कि चाहे आपका इनपुट साइज कितना भी हो, उसमें जो वक्त लगेगा हर बार वो कैसा लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। जो इनमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपको देखने को मिलता है n स्क्वायर और 2 की पावर n में। अब n स्क्वायर और 2 की पावर n में अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे इनमें अच्छा कौन है, n स्क्वायर। अब कई बार इनमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप क्या करो, n की वैल्यू अज्यूम करके देख लो। मान लो कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां से लिखोगे
10 स्क्वायर और यहाँ से लिखोगे 2 की पावर 10। जब 10 स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 100, और जब 2 की पावर 10 करोगे तो कितना मिलेगा 1024। अब 100 और 1024 में छोटा नंबर कौन सा है, 100 छोटा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी तो ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 के बाद में ऑर्डर ऑफ लॉग n, ऑर्डर ऑफ लॉग n के बाद में ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n के बाद में ऑर्डर ऑफ n log n, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, और उसके बाद में ऑर्डर ऑफ n की पावर n। इसके बीच में एक और है आपका ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल, और उसके बाद में ऑर्डर ऑफ n की पावर n। ठीक है, कई बार इसे भी पूछ लेते हैं n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल जो होता है ना, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ n की पावर n से जस्ट पहले बैठा होता है। ठीक है, तो बस इतना अपने को चाहिए होता है। ठीक है, अब अपन एरे क्यों जरूरी है इस बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, उन पॉइंटों को लेके अपन देखेंगे कि एरे जो है वो आज भी इतना पॉपुलर क्यों है। देखो एरे ही क्यों, तो यहाँ पर लिखा है कि स्टोरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यू, ये फैसिलिटी हमें एरे देता है। जो एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में जो वक्त लगता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट टाइम रिक्वायर्ड होता है। एरे कैसा है, आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे के अंदर इजी इटरेशन हो जाता है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, और जितने भी अदर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके लिए एरे किसकी तरह काम करता है, फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो देखो लिखा है कि एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि वो मल्टीपल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो जब जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास कोई रिलेटेड डेटा है और उस रिलेटेड डेटा को आपको क्या करना है, ग्रुप करना है, एक जगह बिठाना है, तो उस केस में आप किसका यूज कर सकते हो, एरे का यूज कर सकते हो। अब एरे आप इंटर टाइप की वैल्यूज को आप कलेक्शन करना चाहते हो, आप इंटर टाइप का एरे भी बना सकते हो। आप कैरेट टाइप की वैल्यूज को करना चाहते हो तो आप इनका एरे भी बना सकते हो। आप फ्लोट या डबल टाइप का एरे भी बना सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप किसी नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे भी बनाना चाहो तो भी पॉसिबल है। मान लो आप किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट, अब इसमें बहुत सारे मेंबर आपने रखे होंगे और फिर आप स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो आपने लिखा होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट और लेस से st1। तो इस st1 में आप कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख सकते हो, एक स्टूडेंट की। अगर आपको 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको, किस टाइप के, स्टूडेंट टाइप के। अगर 50 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आपको कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 50, किस टाइप के, स्टूडेंट टाइप के। अब यहां पर मान लो कि आपने 5 वेरिएबल बनाए, st5। ये जो पांचों वेरिएबल है, ये पांचों के पांचों वेरिएबल किस टाइप के हैं, स्टूडेंट टाइप के ही है। तो इनका नेचर एक जैसा है या अलग अलग, एक जैसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट टाइप का एरे भी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा प्रिमिटिव टाइप का एरे बनाते हैं, हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे भी बना सकते हैं। बस ध्यान इतना सा रखना है कि जो वैल्यूज आएगी वो कैसी आएगी, सेम टाइप की आएगी। या हम यूं कहें कि जितने जो भी रिलेटेड डाटा है, अगर उस रिलेटेड डेटा को अगर हमें एक जगह रखना है तब हम किसका यूज कर सकते हैं, एरे का यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, जितने भी मेमोरी चाहिए होती है वो क्या होती है, लगातार में मिलती है। लगातार में मेमोरी मिलने से फायदा क्या होगा, ठीक है, मेमोरी का वेस्टेज बहुत कम होगा। और जो एरे जो कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट को एक्सेस कर पाता है, उसके पीछे वजह भी यही है कि एरे को जो मेमोरी मिलती है वो कैसी मिलती है, लगातार में मिलेगी। जितना भी ब्लॉक चाहिए होगा वो ब्लॉक कैसा होगा, लगातार में देखने को मिलेगा। उसके बाद लिखा है कि एरे जो है, एरे को कांस्टेंट टाइम लगता है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो लिखा है कि एरे प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम टू एक्सेस एनी एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, कि जब आपको इंडेक्स गिवन है तो उस केस में जो वक्त लगेगा वो क्या लगेगा, फिक्स लगेगा। अब फिक्स वक्त का मतलब ये है कि मान लो 50 साइज का एरे आपके पास, अगर आप एरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करो या एरे के 50वें एलिमेंट को एक्सेस करो, दोनों में जो वक्त लगेगा वो वक्त कैसा लगेगा, सेम लगेगा। अब आप ये कह सकते हो कि एक एलिमेंट है जो शुरू में बैठा है, एक एलिमेंट है जो आखिरी में बैठा है, ठीक है, इनमें सेम अमाउंट ऑफ टाइम कैसे लग सकता है। तो इसको अभी एक एग्जांपल से अपन देख लेंगे और आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, एरे का किस तरीके से इंडेक्स जब गिवन होता है तो एलिमेंट को एक्सेस करने में जो वक्त लगता है वो कैसा लगता है, कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट टाइम जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसकी, ऑर्डर ऑफ एन होती है, और ये गुड चॉइस बनाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे
जहां आपको डेटा का जो रिट्राइवल है, डेटा की जो ट्रेवर्सिंग है वो कैसी चाहिए होती है, आपको फास्ट ट्रेवर्सिंग चाहिए होती है। तो दिस ऑल्सो हेल्प मैनिपुलेट इंडिविजुअल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इंडेक्स पोजीशन, और इसी वजह से आप एरे के किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। अब मान के चलो कि आपके पास एक एरे है, 7 साइज का एरे आपने बनाया है, डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू दे दी इसको, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप वैल्यू ऐसे ही दे, ठीक है, वो मेरी आदत में है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे सीक्वेंस में लिख देता हूं। तो हुआ क्या होगा, 28 बाइट का एक ब्लॉक बना होगा, और ये टोटल 7 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। ये 0, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। डेटा है यहाँ पर 11, 22, 33, 44, 55, 66 और 77, ठीक है। मान लो एड्रेस 1020, 1024, 1028, 1032, 1036, 1040 एंड 1044। अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं तो यहाँ पर इसका लोअर बाउंड क्या है, 0 है, और अगर अपर बाउंड की बात करूं तो फिलहाल इसका अपर बाउंड कितना है, 6 है। ध्यान रखना, जब लोअर बाउंड 0 हो और अपर बाउंड अगर कैपेसिटी -1 हो तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि आपका जो एरे वो कंप्लीटली क्या है, फुल है। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है कि आपको सिचुएशन देगा कि बताओ एरे कौन से वाले केस में फुल होगा, तो आप क्या बोलोगे कि जब लोअर बाउंड की वैल्यू क्या रही हो, 0, और अपर बाउंड की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, कैपेसिटी -1 के बराबर आ जाए, तो उस केस में जो आपका एरे वो फुल है, इसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब मान लो जब भी आपको किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो आप लिखते हो एरे का नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख देते हो उसकी इंडेक्स। सपोज करो आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने ऐसा लिखा होगा, और मान लो फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने ऐसा लिखा होगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि चाहे आप पहले एलिमेंट को एक्सेस करो, पहले एलिमेंट को मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस करो, या फिर आप फिफ्थ पोजीशन वाले एलिमेंट को एक्सेस करो, दोनों में जो वक्त लगेगा वो कैसा लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा। लेकिन कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देखने को मिलते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता है। जो आपका सबस्क्रिप्ट नोटेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो सबस्क्रिप्ट नोटेशन आपका ARR ऑफ 1, जब इसको पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाई 1। और जब ये वाली चीज देखने को मिलेगी ARR ऑफ 5, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें पता है कि ARR में क्या रखा हुआ होता है, एरे का बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर इवेलुएट करूंगा तो ये हो जाएगा डी रेफरेंस ऑफ ARR में क्या रखा हुआ, बेस एड्रेस क्या है 1020 प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, किस टाइप का है, इंट टाइप का, और इंट टाइप के डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, 4, तो 4 × 1। और जब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डी रेफरेंस ऑफ 1020 प्लस 4 × 5। आगे ऑब्वियसली जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1020 प्लस 4 × 1 4, तो ये हो जाएगा 1024 का डी रेफरेंस, और यहां पर हो जाएगा 1040 का डी रेफरेंस। इसका मतलब है कि 1024 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, 1024 वाली लोकेशन पे क्या है 22, और इसका मतलब है 1040 वाली लोकेशन पे क्या रखा हुआ है 66। आप इससे जस्ट पहले गौर करो, देखो इसमें कुछ एडिशन हो रहे हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ एडिशन हो रहे हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो एक समान है या अलग अलग,
आपका जवाब होगा एक समान है। ठीक है, एक तो एडिशन हो रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें भी एक एडिशन हो रहा है और एक क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी होता है कभी कि आपने 2 को 5 से गुणा किया तो कम समय लगा और 2 को 20 से गुणा किया तो ज्यादा समय लगा। मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी टोटल 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर भी टोटल 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जब आपको इंडेक्स नोन होती है तो आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करो, उसमें जो वक्त लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। और उस केस में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ 1 ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है। अब जो आपका एरे होता है वो कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि एरे की जो कैपेसिटी है वो हमें कब पता होती है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो एरे कब इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर करवाने वाले हैं, अगर ये बात एडवांस में पता हो तो फिर एरे से बेस्ट कोई डेटा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि द कैपेसिटी ऑफ एरे इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कि जब हम एरे को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे उसकी जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है। तो एरे कब यूजफुल है, एरे इज यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन इन एडवांस। जब आपको पहले से पता हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करवाने वाले हैं तो उस केस में आप ऑफ कोर्स किस तरफ जा सकते हो, एरे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आप जा सकते हो। उसके बाद इजी इटरेशन है, एरे के एलिमेंट को लूप थ्रू करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे आपने एरे बनाया हो 5, अब उसमें क्या डेटा है हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर इसको लूप थ्रू करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप लूप चलाएंगे, कहाँ से असाइन करेंगे, 0 से कहाँ तक, लेस देन 5 मतलब 4 तक चलाना है की वैल्यू, और यहाँ पर आपको वो जरूरी प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट लिखना है। अगर आप सी जैसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लिखोगे printf %d $t एंड ARR ऑफ i। तो एरे के एलिमेंट को लूप थ्रू करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास एरे है 5 एलिमेंट का, डेटा आपने दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना चाहते हो तो ये से पॉसिबल है। अगर आप ARR ऑफ 1 लिखोगे, अगर आप चाहते हो printf ARR ऑफ 4, तो यहाँ पर क्या होगा, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लिंक लिस्ट की तरह नहीं होता है कि आपको अगर 5वें एलिमेंट तक जाना है तो उससे पहले 4 के एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। एरे में इस टाइप की बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। अब रैंडमली एक्सेस करते टाइम पे आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हो तो इंसर्ट भी करवा सकते हो, अगर आप वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो तो आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। एंड एरे इज फाउंडेशन फॉर अदर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास स्टैक है, क्यू है, हैश टेबल है, या मल्टी डायमेंशनल एरे है। इन सब के लिए फाउंडेशन की तरह कौन काम करता है, आपका एरे काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि एरे बहुत सारे और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे फाउंडेशन की तरह काम करता है। एक आपका एरे होता है, दूसरा ऑब्वियसली हम किसका यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन एरे आपका जब जब नंबर ऑफ एलिमेंट का पता आपको एडवांस में होगा तब तब ऑब्वियसली आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आप एरे को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि एरे क्यों इतना पॉपुलर है और एरे क्यों इतना रिक्वायर्ड होता है। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद। बाकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जा सकते हैं।